नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी और आज इस चैप्टर में हम जो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर में से जो जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से आज हम आपको कराएंगे। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के लिखना शुरू कीजिए। देखो, पहला न्यूमेरिकल ये है, नोट करिए यहाँ से। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये है 3 गुणा 10 की पावर 2 और h इनवर्स, h का मतलब आवर घंटा है ना, इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। पहला सवाल ये है, मतलब ये वेग स्थिरांक का जो ये मात्रक दिया हुआ है और अभिक्रिया की कोटि पूछी है। ऐसे ये है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान जो है वो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि बतानी। देखो, मात्रक देखकर ही आपको कोटि का पता लग जाना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बताया कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, उनके मात्रक कैसे निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नोट करना। किसी अभिक्रिया के लिए K बराबर इतने मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि बतानी, इसमें भी अभिक्रिया की कोटि बतानी है। और देखो, यहाँ पर ये उत्प्रेरक K के मान को किस प्रकार प्रभावित करेगा। जो उत्प्रेरक होता है वो वेग स्थिरांक के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। ध्यान रखो, उत्प्रेरक वेग स्थिरांक के मान को बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अब इसमें कोटि देखिए, कोटि कैसे निकालते हैं। देखो, कोटि निकालने का मैंने आपको एक सूत्र बताया था। कोटि निकालने का सूत्र होता है, जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, वेग स्थिरांक K का जो मात्रक होता है, K का जो मात्रक होता है वो बराबर होता है, ये सूत्र मैंने आपको बताया था, सांद्रता की पावर 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स, जहां n बराबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। जहां n बराबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देखो, पहले वाले सवाल में वेग स्थिरांक का मात्रक जो है वो इतना है 3 गुणा 10 की पावर 2 और ये समय इनवर्स आ रहा, घंटा इनवर्स है, मतलब समय इनवर्स है। अब देखो, समय इनवर्स हमें पता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है ना। तो ये देखो, अगर हम यहाँ पे n का मान 1 रखें ना, n का मान 1, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। अब ये मोल प्रति लीटर की पावर 0 होगी, तो मतलब ये 1 हो गया, तो ये समय इनवर्स। तो यानी कि n का मान हमने इसमें रखा 1, तो मात्रक क्या आता है, समय इनवर्स आता है। समय घंटे में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है, ये सेकंड में भी हो सकता है। तो ये जो मात्रक है ये कहीं का है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी, है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि सांद्रता को देखो, जो K का मात्रक आया, K का जो मात्रक आता है, देखो बराबर, सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, और 1 माइनस n का मान जब 1 लिखते हैं, और इंटू समय इनवर्स, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 यानी कि मोल प्रति लीटर की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि मात्रक क्या आया इसका, केवल ये तो 1 हो गया पूरा, ये हो जाएगा समय इनवर्स। तो यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे ही ये वाली अभिक्रिया,
ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। हमें पता है ये जो मात्रक होता है ना, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है। देखो अगर हम देखो इस सूत्र में रख के देख लेंगे, एक रखते हैं n का मान तो मात्रक समय इनवर्स आता है। 2 रखते हैं, अगर हम 2 रखें, देखो ये तो n ही है, अगर हम यहाँ पे ये 2 रखें तो ये -1 हो जाएगा, है ना, -1। तो -1 का मतलब लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, तो मोल इनवर्स, है ना, और लीटर समय इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर समय सेकंड में। तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। और देखो ये मात्रक मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे समय मिनट में दिया हुआ है। ये हमें पता है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर आप n का मान 0 होता है ना, n का मान अगर आप 0 रखें तो 1 - 0 1 हो गया, तो मात्रा क्या आया, और ये समय इनवर्स भी लिखो यहाँ पे, ये समय इनवर्स है ना, तो मात्रा क्या आया, मोल प्रति लीटर प्रति समय, है ना, या मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हमने निकाल दिया ऊपर वाली अभिक्रिया जो है ये क्या है, ऊपर वाली अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, आपको निकालना आना चाहिए प्रथम कोटि। ये वाली द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। इस सूत्र को ध्यान रखो और सांद्रता की जगह मोल प्रति लीटर लिख दो। n का मान यानी कि कोटि n होती है, n से प्रदर्शित करते हैं कोटि को। 0 रख के देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो मात्रक क्या आ रहा, और उसे मैच करो कि वो जो दी गई अभिक्रिया है उससे मेल खा रहा है कि नहीं। जिससे मेल खाता है वही कोटि हो जाएगी, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई, इसको नोट करिए। हाँ, तो अब अगला सवाल देखते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। अभिक्रिया 2A + B + C gives D + 2E, ये अभिक्रिया है। A के सापेक्ष प्रथम कोटि की, B के सापेक्ष द्वितीय कोटि की तथा C के सापेक्ष शून्य कोटि की है। तो अभिक्रिया का वेग नियम लिखिए। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दी जाए। तो देखो ये दे रखा, ये यहाँ पे ये दे रखा कि A के सापेक्ष प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, B के सापेक्ष द्वितीय कोटि की और C के सापेक्ष शून्य कोटि की। तो वेग नियम लिख दो, बड़ा आसान है। तो देखो वेग बराबर कहीं होगा, वेग बराबर होगा वेग स्थिरांक के, और कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे, A, B और C, ये अभिकारक इसमें भाग ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि A के सापेक्ष प्रथम कोटि की, तो A की घात 1 लगा दीजिए, है ना। B के सापेक्ष द्वितीय कोटि की, तो B के घात 2 लगा दीजिए, और C के सापेक्ष शून्य कोटि की ये। तो इस अभिक्रिया का वेग नियम ये हो गया, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग बराबर होगा वो समानुपाती होगा। अगर K को हटा देना, समानुपाती चिन्ह रखे, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा ना वो A की प्रथम घात के समानुपाती होता है, B की द्वितीय घात के समानुपाती होता है, C की शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य घात के समानुपाती होने का मतलब अभिक्रिया का वेग C की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये तो हो गया वेग नियम इसका। अब देखो इसी से ही अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दे। तो सांद्रता देखो दुगनी करके, तो वेग बराबर K, इसे लिखेंगे 2A की पावर 1 और इसे लिखेंगे 2B की पावर 2
और 2c की पावर 0, है ना। पावर 0 होने पर मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि ये कुल मिलाकर इतना है, a की पावर 1 और 2b की पावर 2, 2a की पावर 1। तो यानी कि वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर देखो 2 की पावर 1, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, और 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 के a की पावर 1, है ना, और b की पावर 2, और c की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। तो वेग देखो, है ना, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। ये तो c की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यहाँ पे 1 ही है, यानी कि देखो इसे हम केवल ये भी लिख सकते हैं, वेग बराबर के a की पावर 1 और b की पावर 2, है ना, ये केवल ये। तो वेग कितना हो गया, 8 गुना बढ़ जाता है। जब हम सांद्रता में बढ़ोतरी करते हैं तो वेग कितने गुना, 8 गुना बढ़ जाता है। ये आपकी समझ में आना चाहिए। यस, अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल दिया हुआ है, किसी गैसीय अभिक्रिया का वेग आधा हो जाता है जब पात्र का आयतन 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखो पात्र का आयतन कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ये बात ध्यान रखो। देखो ये बात ध्यान रखो कि आयतन दुगना होने पर सांद्रता आधी रह जाती है ना। आयतन दुगना होने पर सांद्रता घटकर आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। ये चीज ध्यान रखो, जब आयतन दुगना हो जाता है ना तो सांद्रता आधी हो जाती है। देखो मान लो एक पात्र है, इस पात्र का जो आयतन है वो कितना है, 1 लीटर है। पात्र का आयतन 1 लीटर है, और इसमें मान लीजिए इसमें 2 मोल गैस है, इस पात्र में 2 मोल गैस है। तो जो गैस की जो सांद्रता होगी, गैस की सांद्रता कितनी होगी, गैस की सांद्रता बराबर होगी 2 मोल प्रति लीटर, है ना। 1 लीटर में 2 मोल है तो सांद्रता कितनी होगी, 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता ही होगी। अब देखो अगर इसका आयतन दुगना कर दें, भाई गैस के मोल तो 2 ही रहेंगे, आयतन कर दे इसका दुगना, मतलब इसे बढ़ा करके आयतन इसका कर दे कितना, 2 लीटर कर दें, 2 लीटर कर दिया अब हमने आयतन इसका, तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, 2/2। अब वो 1 लीटर में, पहले 2 मोल 1 लीटर में थे, अब 2 मोल 2 लीटर में, तो सांद्रता कितनी होगी, 2/2, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर, है ना। प्रति लीटर में निकालते हैं ना, सांद्रता प्रति लीटर में निकालते हैं। भाई 1 लीटर में पहले 2 मोल थे, अब आयतन बढ़ाकर कर दिया 2 गुना, तो यानी कि अब 2 लीटर में 2 मोल हो गए, तो 2 लीटर में 2 मोल, तो सांद्रता कितनी हुई, 2/2, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर। कहने का मतलब जब आयतन दुगना कर देते हैं तो सांद्रता घट करके आधी रह जाती है। देखो मान लो ये अभिक्रिया है, मान लो अभिक्रिया ये है, अभिक्रिया A से उत्पाद बन रहा है और इसकी कोटि, इसकी जो कोटि है वो n है ना। तो इस अभिक्रिया के लिए जो वेग होगा, वेग को हम इस प्रकार से लिखेंगे, वेग बराबर k a की पावर n, है ना। अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसकी सांद्रता के n घात के समानुपाती होगा। अब जब इसकी आयतन कर दिया दुगना तो सांद्रता घट करके होगी, वेग भी आधा हो जाता है, सांद्रता घटकर भी आधी हो जाती है, तो मतलब वेग का आधा कर दो, वेग बटे 2 बराबर के सांद्रता A,
ये क्या है, एक ही सांद्रता है, ये इसकी सांद्रता। अब ये सांद्रता होगी आधी, तो यानी कि इसे हम ऐसे लिखेंगे, है ना। इसे समीकरण 1 ऊपर वाली को, ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, है ना भाई। मान लो ये अभिक्रिया और इसकी कोटि n है, तो इसके वेग को हम लिखेंगे वेग बराबर k a की पावर n, इसकी जो मोल प्रति लीटर सांद्रता है ना, इसकी घात n। और वेग हो गया आधा, जब आयतन 2 गुना हो जाता है यानी कि सांद्रता आधी हो जाती है तो वेग आधा हो गया। तो इसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे। अब समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये लिखो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर देखो वेग से वेग कट जाएगा, वेग से वेग कट गया, जब भाग देंगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, k से k कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगी, है ना। तो ये समीकरण आ जाएगी 2 बराबर 2 की पावर n, है ना भाई। देखो ये जैसे ये है वेग बटे 2, तो वेग से वेग कट गया तो 2 ऊपर चला गया, 2 ये आ गया। ऐसे ही k से k कट गया सीधे। अब जैसे ये है a, इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं a बटे a, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो बटे a बटे 2 की पावर n। तो a से a कट गया, ये ऊपर चले गया, ये आ जाएगा, है ना। तो n का मान कितना आ गया भाई, देखो इसे आप 1 समझो, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है ना। यानी कि ये 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर n, है ना। तो यानी कि n का मान कितना आ गया, है ना, दोनों को आधार बराबर हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। ये सवाल आपकी समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को नोट करिए, अभिक्रिया 2x एरो x2 के लिए सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 27 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो सवाल कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे, बिल्कुल पहले वाले की तरीके से। हल, माना अभिक्रिया की कोटि n है, n है, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग को किस प्रकार से लिखेंगे हम, वेग बराबर हम लिखते हैं k और पदार्थ कौन सा है x की पावर n, है ना, ये n कोटि, ये x पदार्थ है। अब ये समीकरण मान लीजिए 1। अब देखो अब क्या कह रहा है वो, सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 27 गुना हो जाता है, तो वेग कितना हो गया 27, है ना। वेग में 27 की मल्टीप्लाई कर दो, वेग हो गया 27 गुना, k बराबर सांद्रता कितनी करी 3 गुनी, 3x, 3 गुनी कर दी, 3 की मल्टीप्लाई कर दी इंटू n बराबर 2। तो ऊपर वाली समीकरण 1, ये 2, तो समीकरण अब जो ये समीकरण 2 है, इसको 1 से भाग दे दो, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, है ना। तो जब हम भाग देंगे, है ना, तो भाग देने पर क्या होगा, वेग बटे 27 गुना वेग बटे वेग बराबर k बटे k, है ना, ये 3x की पावर n और ये x की पावर n, है ना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x से x कट जाएगा, पावर सेम है तो यानी कि 3 की पावर n, तो ये आ गया 27 बराबर 3 की पावर n, है ना।
और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 या 9 27 बराबर 3 की पावर n, है ना। ये भी 3 है, ये भी 3 है ना, कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा n बराबर कितना 3 के। तो कोटि कितनी हो गई भाई, कोटि बराबर होगी n बराबर 3, है ना। इम्पोर्टेंट, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। यस, अगला सवाल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 0.03 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। वेग स्थिरांक k का मान कितना है, इसका हल k का मान कितना है, k बराबर 0.003 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये है वेग स्थिरांक का मान। तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 0.10 मोलरता ये है इसकी, 0.10 मोलरता से 0.075 मोलरता तक घटने में कितना समय लगेगा, है ना। देखो हमें पता शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें पता है जो k बराबर होता है R0 माइनस R, है ना, आपको बताया था मैंने, अपॉन T। R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, R0 है प्रारंभिक सांद्रता, R है T समय पश्चात बची मात्रा या T समय के पश्चात में सांद्रता, और K वेग स्थिरांक है। तो इसमें मान रख दीजिए, सीधे मान रखना बस, K का हमें T निकालना, तो T बराबर होगा R0 प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.10 माइनस शेष बची सांद्रता 0.075 अपॉन T का मान हमें निकालना है, K का मान 0.003 बराबर, तो ये आएगा 8.3 सेकेंड, 8.3 सेकेंड। इसको उतारिए अपनी कॉपी में। ये अगला सवाल नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9%, है ना, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। देखो न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है, और जो वेग स्थिरांक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, उसके वेग स्थिरांक और अर्धायु में क्या संबंध होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हल लिखिए। देखो हमें पता जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण होती है वो ये होती है, k बराबर 2.303 अपॉन T, है ना, log R0 अपॉन R, ये समीकरण होती है ना। R0 क्या है, R0 है प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, है ना, और ये R है, ये शेष बची मात्रा है T समय के पश्चात में, ये क्या है, शेष बची सांद्रता, है ना। इसकी कुछ मात्रा जो है ना उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो मात्रा शेष बचती है R वो है T समय है, T समय, और K क्या है, वेग स्थिरांक, T है वेग स्थिरांक।
अच्छा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसके वेग स्थिरांक और अर्धायु में ये संबंध होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु और वेग स्थिरांक में ये संबंध होता है। अब ये मान देखो, ये लिखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में, मतलब जब जो हमने अभिकारक लिया ना उसकी 99.9% मात्रा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो उसमें लगा समय आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, मान ले ये प्रारंभिक सांद्रता माना जो प्रारंभिक सांद्रता है R0, इसको 100 मान लीजिए आप। अब ये मान इस सूत्र में रखो 100 मान करके, तो K बराबर हो जाएगा हमारा, K बराबर 2.303 और T अपॉन T log R0 का मान प्रारंभिक सांद्रता हमने 100 ली। अब शेष बची मात्रा इतनी पूर्ण होगी अभिक्रिया, इतनी अभिक्रिया पूर्ण होगी, तो शेष बची मात्रा होगी, देखो 100 में से हमने ये 99.9 घटा दिया, तो यही तो शेष बची मात्रा होगी। भाई इसकी मात्रा हमने 100 ली थी, 100 मोल प्रति लीटर मान लीजिए ली थी, 99.9% वो उतने मोल प्रोडक्ट में बदल गए, तो शेष बची मात्रा इतनी हुई, है ना। और समय मतलब 90, यहाँ पे ये 99.9 डाल लीजिए, मतलब इतनी अभिक्रिया होने में लगा समय। तो जो यानी कि K बराबर होगा, K बराबर 2.303 T 99.9 और ये log 100 अपॉन ये 0.1, है ना। ये ऐसे लिखेंगे, K बराबर 2.303, है ना, T 99.9 और ये 0.1, ये log 3 हो जाएगा, है ना, log 3 हो जाएगा। अब इसमें log 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये 1000 हो जाएगा, है ना, log 1000 हो गया, log 1000 हो गया, यानी कि ये बराबर होता है log 10 की पावर 3, है ना। ये बराबर क्या होगा, log 10 की पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 log 10, और log 10 का मान होता है 1, तो यानी कि ये बराबर कहीं हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 10, है ना। भाई ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 1000 हो जाएगा, और log 1000 होता है 3 log 10, यानी कि 3, तो यानी कि K का मान ये आ जाएगा, देखो K का मान क्या आ गया हमारा, K का मान हमारा आ गया K बराबर 2.303 इंटू 3 अपॉन T 99.9, ये आ गया हमारा, हल करने पर ये आ गया। अब देखो, अब जो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसकी अर्धायु और वेग स्थिरांक में ये संबंध होता है ना, और अर्धायु वेग स्थिरांक में ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये भी प्रथम कोटि। अब तो K का मान, या इसे देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ, है ना। तो इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे उससे आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये संबंध आया हमारा, ये संबंध आया हमारा, एक तो ये आ रहा हमारा संबंध K बराबर, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। देखो ये संबंध आया हमारा, ये संबंध आया हमारा, एक तो K बराबर 3 तिया 9 0 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, है ना, 6.90 T 99.9 ये आया, ठीक है।
और एक हमारा के ये है, के बराबर ये है 0.693/t½ है ना। अब ये बराबर होता है, यानी कि इससे हम ये लिख सकते हैं के बराबर लिखने पर, यानी कि इससे हम इस तरीके से लिखेंगे 0.693/t½ बराबर 6.909/t99.9 है ना। ये आ गया ये, या हम इसे लिख सकते हैं, अगर देखो हम इसे इधर ले जा और इसे इधर ले आवे तो यानी कि T99.9/t½ बराबर, देखो ये 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, तो ये बराबर हो जाएगा 6.909/0.693। तो ये लगभग बराबर आ जाएगा हमारे 10 के, ये लगभग बराबर 10 के आ जाएगा है ना। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो लगभग 10 आ जाएगा। तो ये हो गया ना। दर्शाइए यानी कि सिद्ध करिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट अगला सवाल अपनी कॉपी में नोट करिए। प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। N2 तथा H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K बराबर 2.5 × 10⁻⁴ ये मोलरता पर सेकंड, या मोलरता को मोल प्रति लीटर लिखते हैं है ना। ये क्या है, मोलरता या मोल प्रति लीटर पर सेकंड है, ये अभिक्रिया है। इस समीकरण के अनुसार अभिक्रिया दिखाई गई है। इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो ये है, इसका 1, N2 का 1/2, इसका H2 का 3/2। तो कैसे निकालेंगे उत्पादन की दर, देखो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देख करके हम अभिक्रिया का जो वेग है ना वो वेग लिख सकते हैं। तो वेग बराबर होगा, वेग बराबर माइनस DNH3 मतलब अमोनिया के घटने की दर अपॉन DT बराबर DN2 है ना, ये बढ़ती है सांद्रता, DN2 बटे DT है ना। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को बटे में लिखते हैं, तो बटे में लिखेंगे 1/2 है ना। 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि इसमें 2 की ऊपर मल्टीप्लाई है 2DN2 बराबर, और ये सांद्रता बढ़ रही है, देखो उत्पाद बन रहे हैं, इनकी सांद्रता बढ़ती है, ये इन अमोनिया से ये बनता है तो इसकी सांद्रता घटती है, बराबर प्लस DH2/DT है ना। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की नीचे बटे लिखते हैं 3/2, 3/2 लिखेंगे तो ऊपर 2/3 हो जाएगा। तो ये इस अभिक्रिया के वेग में, पूरी अभिक्रिया के वेग में, और ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता, घटने की दर, उत्पादों की सांद्रता, अलग अलग इनके बढ़ने की दर में ये संबंध होता है। ये हमने स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देख करके ये समीकरण लिखी है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो अब देखो K का मान दे रखा, K का मान जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो वेग स्थिरांक होता है ना, उसका जो वेग स्थिरांक का जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर K, मान लो अभिकारक A है, A की सांद्रता की पावर 0 हो जाएगी है ना। तो यानी कि जो K का मान होता है वही अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, यानी कि K बराबर अभिक्रिया के वेग के। तो और हमें निकालना है
N2 के उत्पादन की दर, है ना। N2 के उत्पादन की दर क्या होगी ये निकालना, है ना। तो वेग बटे, देखो ये उत्पादन की दर क्या होगी, ये वेग के बटे नीचे पहुंच जाएगा, है ना, 2 है ना, तो यानी कि dN2/dt, ये N2 के उत्पादन की दर है बराबर वेग बटे, देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ये, है ना। ऐसे इसकी उत्पादन की दर पूछा तो ये हो जाएगा dH2/dt बराबर वेग बटे, ये इधर बटे ये नीचे आएगा तो, है ना, ये 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3 बराबर इनके मान रख के देख लीजिए। तो इसका जो k का मान ये है ना, वेग बराबर k के होता है, वेग बराबर k के होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो k का मान है 2.5 × 10⁻⁴/2, है ना। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 1.25 × 10⁻⁴, है ना, मोल पर लीटर या मोलरता पर सेकंड। ये ऐसे ही इसमें, है ना, 2.5 × 10⁻⁴ × 3/2, तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 3.75 × 10⁻⁴, है ना, मोलरता पर सेकंड। इम्पोर्टेंट सवाल, है ना। पहले तो आपको ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है ना, इन्हें देख करके जो अभिकारक है इसके घटने की दर, N2 के बढ़ने की दर, H2 के बढ़ने की दर और वेग में क्या संबंध होता है ये आपको लिखना आना चाहिए, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। तो इस प्रकार से ये सवाल निकलेगा। यस, अगला सवाल नोट करिए, ये सवाल नोट करिए, N2O5 2NO + ½ प्रथम कोटि की अभिक्रिया में N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतने मोल प्रति लीटर थी। प्रारंभिक सांद्रता ये इतने मोल प्रति लीटर थी। 60 मिनट बाद में N2O5 की सांद्रता इतने मोल प्रति लीटर थी। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है ना, तो हमें वेग स्थिरांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो प्रारंभिक सांद्रता यानी कि मान लो जब समय t बराबर 0 हो, है ना, और पर प्रारंभिक सांद्रता बराबर कितनी है ना, 1.24 × 10⁻² मोल प्रति लीटर, है ना। और 60 मिनट बाद, है ना, समय t बराबर कितना, 60 मिनट बाद में सांद्रता कितनी है, t 30 मिनट बाद में सांद्रता कितनी बची, ये 0.2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। तो हमें k का मान ज्ञात करना है ना। देखो ये अलग अलग समय पर सांद्रता दी हुई है ना। अब मान लो ये समय जो है ना, इसे t1 मान लो आप, t1 समय पर प्रारंभिक सांद्रता को, इसको r1 मान लीजिए, r1 मान लीजिए, और इसको r2 मान लीजिए, है ना। यही सूत्र मैं आपको बताया था, इसको t2 मानिए, यानी कि t1 समय पर सांद्रता r1, t2 समय पर सांद्रता कितनी, r2। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक बराबर होता है वो बराबर होता है k बराबर 2.303 t2 - t1 और log r1/r2, बस इस सूत्र में मान रख दीजिए। तो k का मान आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t2 - t1 कितना हो जाएगा, 60 - 0, है ना, log
है ना। R1 कितना है, ये 1.24 इंटू 10⁻², है ना, और ये 0.2 इंटू 10⁻²। तो हल करने पर इसको हल कर दीजिए, लोग लिख दीजिए इसका। तो जो k का मान आएगा, k का मान आपका आएगा 0.0304, है ना, पर मिनट। मोल प्रति लीटर मिनट में दे रखा ना, तो ये आ जाएगा मिनट इनवर्स के का मान। तो ये आपकी समझ में, मैं समझता हूं आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, यस, अगला नेक्स्ट सवाल उतारिए अपनी कॉपी में। कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करो, है ना। अर्धायु देखो, समय क्या दे रखा, समय दे रखा है समय t दे रखा है 60 मिनट। हल करेंगे इसको, समय दे रखा, समय t बराबर कितना, 60 मिनट, है ना। आप प्रारंभिक मात्रा मान लीजिए R0 है, और इसको 100 मान लीजिए। तो 60 मिनट के पश्चात में 75% अभिक्रिया पूर्ण होगी। मतलब इसमें से 75, अगर हमने 100 मोल लिए तो 100 में से 75 मोल अभिक्रिया कर लिया, 25 मोल बच गई, है ना। तो शेष बची मात्रा R के द्वारा प्रदत्त करते हैं, या A0 या A के द्वारा प्रदत्त करते हैं। तो शेष बची मात्रा क्या होगी, 100 माइनस 75 बराबर 25, है ना। और हमें पता, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गति की समीकरण होती है, प्रथम कोटि की जो समीकरण होती है वो ये होती है, k बराबर 2.303 अपॉन t log R0 अपॉन R, है ना। वेग स्थिरांक, ये समय, प्रारंभिक सांद्रता R0, ये शेष बची मात्रा। तो इसमें मान रखो, तो ये जगह 2.303 अपॉन टी की जगह 60 रखो, log R0 प्रारंभिक सांद्रता 100/25 यानी कि log 4 होगी, है ना। तो ये बराबर हो गया k बराबर 2.303 अपॉन 60 log 4। और log 4 को क्या कहते हैं, log 4 बराबर, ये देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा log 2 की पावर 2, है ना, या ये बराबर हो जाएगा 2 log 2। और log 2 का मान कितना होता है, log 2 बराबर होता है 0.3010, ये ध्यान रखो, log 2 का मान 0.3010। तो जब इसमें मान रखते हैं तो k का मान जो आएगा, k बराबर आएगा, k का मान कैलकुलेशन करेंगे 2.31 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स, है ना, मिनट इनवर्स ये मान आता है। k का मान हमने ये निकाल दिया k का मान ये निकाल लिया। अब देखो, अब इसमें अर्धायु काल पूछा, हमें पता जो प्रथम कोटि की अर्धायु होती है वो t हाफ बराबर होती है 0.693 अपॉन k। तो t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k का मान रखेंगे 2.31 इंटू 10⁻²। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ही आ जाएगा 30 मिनट। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा आंसर, 30 मिनट। वेग स्थिरांक दिया गया, इसी से फिर हमने अर्धायु निकाल दी। हाँ, तो विद्यार्थियों ये अगला नेक्स्ट
सवाल अपनी कॉपी में उतारिए। स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय अपघटन करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। N2O5 से N2O4 बना प्लस हाफ O2। वेग स्थिरांक ज्ञात करो। और ये दिया हुआ है, ये दो आंकड़े हैं, दो डाटा हैं। ये समय प्रारंभ में, जब समय बराबर 0 यानी कि प्रारंभ में कुल दाब है ना, प्रारंभ में कुल दाब, प्रारंभ में केवल ये होता है N2O5 है ना, अभी उत्पाद नहीं होते, यानी कि जब, तो ये दाब कहीं का है, ये N2O5 का है ना। और 100 सेकंड बाद में कुल दाब, क्योंकि फिर प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, ये दाब इतना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पर मोलर सांद्रताओं की जगह ये वायुमंडल दाब दिया हुआ है। तो जब वायुमंडल दाब दिया होता है तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसे कैसे लिखते हैं, K बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है ना, K ही हमें ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक K बराबर 2.303 अपॉन T है ना, log PI अपॉन PA, PI अपॉन PA। देखो इसमें PI क्या है, ये जब वायुमंडल दाब दिए होते हैं तो ये समीकरण इस प्रकार से लगाते हैं। PI क्या है, प्रारंभिक दाब, PI है प्रारंभिक दाब है ना, PI क्या है, प्रारंभिक दाब। और PA क्या है, T समय पश्चात दाब, T समय पश्चात, T समय पश्चात दाब। और PT कहेंगे, PT कहेंगे कुल दाब को, PT कहेंगे कुल दाब, मतलब जो ये अभिकारक है इनका दाब, उत्पाद N2O4 और O2 इनका दाब, मतलब कुल दाब। तो देखो इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं, देखो इस प्रकार से। देखो ये समीकरण ये बता रही है कि इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है, जितने अणु उतने मोल बनते हैं। तो ये अपघटित, जब इसके 2x वायुमंडल अपघटित होते हैं तो इसके 2x वायुमंडल बनते हैं और इसका x वायुमंडल बनता है। तो समीकरण को इस तरीके से लिखेंगे, N2O5 2N2O5 है ना, 2N2O4 प्लस O2 है ना। समीकरण को इसको दोबारा लिखिए। तो T बराबर 0, जब T बराबर 0 होता है प्रारंभ में, तो इसकी जो सांद्रता है, देखो ये जो सांद्रता है ना, ये इसकी सांद्रता है, इतने ATM, इतने वायुमंडल, और इनकी सांद्रता क्या होगी, 0। अब T समय पश्चात में, T मतलब जब 100 सेकंड हो जाते हैं ना, उस समय की बात हो रही है ये, यानी कि T समय पर, T समय पर ये कितना बचेगा, क्योंकि इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, यानी कि इसके 2x अपघटित होकर के, इसके 2x वायुमंडल अपघटित होकर के इसके 2x वायुमंडल बनाते हैं, इसका x वायुमंडल बनाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 माइनस, ये वायुमंडल है 0.5 माइनस 2x है ना, और ये 2x, ये x, ये क्या है सब ATM वायुमंडल, ATM है ना, ATM। तो जो कुल दाब होगा है ना, कुल दाब मतलब इसका वायुमंडल दाब, इसका, तो कुल दाब बराबर होगा, कुल दाब को PT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कुल दाब बराबर होगा, इनको जोड़ दीजिए सबको, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये बराबर हो जाएगा 2x से ये कट जाएगा, 0.5 प्लस x वायुमंडल है ना, इतने वायुमंडल हो गया है ना। देखो ये कुल दाब, अब ये T समय के पश्चात में कुल दाब इतना हो रहा है, यानी कि ये 0.5 प्लस x बराबर जो है ना, ये इसके बराबर है।
है ना। अगर x का वैल्यू निकालना है तो इसमें से ये घटा करके निकल जाएगी। तो अब देखो अब हमें देखो पी का हमें पता है, सूत्र में हमें पी चाहिए। अब एक ये पी जो है ना, टी समय पश्चात में दाब, ये टी समय पश्चात जो दाब है ना, ये अभी खा रखा है, इसी का ही है, ये N2O5 का है ना। किसका है ये? N2O5 का। तो ये कैसे निकाल लेंगे? ये हम कैसे निकाल लेंगे? तो इसका जो कुल दाब बराबर होगा ना, ये होगा शेष, ये जो पी है इसका जो दाब होगा ये इसके बराबर होगा, है ना, इसके बराबर होगा। तो नीचे लिखेंगे, तो हमने कुल दाब निकाल लिया, कुल दाब हमारा ये आया, है ना। तो अब इस कुल दाब से हमने जो है ना x का मान हम निकाल सकते हैं, कुल दाब से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो कुल दाब बराबर कितने हैं, यानी कि PT बराबर कितना है? 0.512 ATM, है ना। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.512 बराबर 0.5 प्लस x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.512 माइनस 0.5, है ना, बराबर 0.012 ATM, है ना। ये आ गया x का मान, ये आ गया। अब x का मान हमारा ये आ गया। अब देखो हमें t समय के पश्चात में ये इसकी मात्रा निकालनी, मतलब 100 सेकंड के पश्चात में ये कितना, हमें देखो इसमें 0.5 माइनस 2x ये घटाएंगे तो t समय के पश्चात में, t समय पश्चात N2O5 का जो दाब होगा, है ना, इसे PA के द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे। PA बराबर होगा 0.5 माइनस 2x, 2x बराबर 2 इंटू 0.012 बराबर, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर ये हमारा आएगा 0.476 ATM, 0.476 ATM, है ना। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए। देखो हमने ये निकाल दिया, PA निकाल दिया, PA मतलब इसका जो वायुमंडल दाब था t समय के पश्चात में, हमने ये निकाल दिया। ये हमें सूत्र में रखने के लिए हमें यहाँ चाहिए था। तो PI का हमें पता ही है, PI प्रारंभिक दाब 0.5 है वायुमंडल, और t समय के पश्चात में इस N2O5 का दाब इतना है। तो ये मान अब इस सूत्र में रख दीजिए। तो इस सूत्र में रखेंगे मान। अब मैं इसको मिटो रहा हूं यहां से। तो देखो अब इस सूत्र में रखेंगे मान, तो K बराबर आएगा हमारा, K बराबर 2.303, T का मान रखेंगे 100, log PI 0.5 अपॉन 0.5 अपॉन 0.476, है ना। ये क्या है? वायुमंडल है ये। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर ये आता है, कैलकुलेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये कैलकुलेशन करने पर K का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 4.0
98 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आज मैंने जो आपको न्यूमेरिकल्स बताएं ये आपकी समझ में आए होंगे और आपको इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।